Hello. Okay, so good morning, everyone. Good morning. लास्ट क्लास में क्या कुछ चीज़ें पढ़ रहे थे हम लोग? फीचर्स ऑफ कंपनी पढ़ रहे थे, है ना? फीचर्स ऑफ कंपनी में क्या क्या चीज़ें पढ़ लिया था? कंपनी, हाँ, सारे फीचर्स कर लिए थे। ओके, तो क्या क्या पढ़े थे वहाँ पे? कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, देन इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट हैज separate legal entity, perpetual succession, it may have common seal, then capacity to sue and being sued in its own name, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में पढ़ा था हम लोगों ने। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में क्या पढ़े थे? दैट इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। However, private company can impose certain restrictions on the transferability of shares. Okay. Apart from this, और कुछ? Limited liability. Liability of member is limited. Either it can be limited by shares or limited by guarantee. However, liability of company is always अनलिमिटेड। ओके, इसके अलावा कोई और चीज जो हम लोगों ने पढ़ी है? सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने कर लिया है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट चीज जो मुझे तुम लोग को पढ़ाना है वो है टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर रहे थे तुम लोग, है ना? अभी हेडिंग लगाओ सभी बच्चे, टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनीज, हेडिंग लगाने का। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपनीज। अब ध्यान देना, कहीं पे कुछ पढ़ा है, सुना है पहले अबाउट टाइप्स ऑफ कंपनीज? कहीं पे कुछ सुना है, पढ़ा है? ओके, तो देखना, टाइप्स ऑफ कंपनीज। मेजरली ध्यान देना सारे बच्चे, मेजरली बोलूं या ब्रॉडली, कोई भी कंपनी को अपन दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर सकते हैं। ठीक है, ब्रॉडली कंपनी कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इट कैन आइदर बी अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, ब्रॉडली अ कंपनी कैन आइदर बी अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी। ठीक, तो लिखो मैं यहाँ पे ब्रॉडली, ये चेंज करता हूँ मैं। So majorly a company can be classified as a private company or a public। मतलब जो भी कंपनीज होंगे ना, जो भी कंपनीज होंगे वो प्रोबब्ली या तो प्राइवेट होगा या पब्लिक होगा। इसके अलावा तुम लोगों ने और भी सुना रहेगा, गवर्नमेंट कंपनी के बारे में सुना रहेगा, सेक्शन 8 कंपनी सुना रहेगा। सुना है? गवर्नमेंट कंपनी, देन सेक्शन 8 कंपनी, देन वन पर्सन कंपनी। सुने हो ये सब चीजें? गवर्नमेंट कंपनी भी सुने हो, निधि कंपनी भी सुने? ओके, तो ये जितने भी दूसरे जो भी नाम लिए ना तुम लोगों ने, वो बेसिकली या तो प्राइवेट होगा या पब्लिक होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? ब्रॉडली अ कंपनी कैन बी कैटेगराइज्ड आइदर एज अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी। इज इट क्लियर? तो पहले अपन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड वी विल डिस्कस दी अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज लेटर ऑन। तो जो मैं इसके अलावा जो भी कंपनीज में बता रहा हूँ, प्राइवेट और पब्लिक के अलावा मैं जो भी कंपनीज बता रहा हूँ वो भी ब्रॉडली पहले या तो प्राइवेट होगा या तो प्राइवेट होगा या पब्लिक होगा। इज इट क्लियर सबको? तो लिखेंगे प्राइवेट कंपनी। अच्छा, कुछ मालूम है क्या प्राइवेट कंपनीज के बारे में? क्या कुछ आइडिया है अपन को? ठीक है, प्राइवेट कंपनीज के बारे में कुछ आइडिया है?
नहीं है सर पता, अभी तो अपन छोटे हैं ना। ओके राइट ऑन, पहले एक बार लिख लो देन आई विल डिस्कस। देखो प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग minimum having minimum paid up capital. Private company means a company having minimum paid up capital as specified under the act and have two persons as its members. And have two persons as its members. Good morning, Roshan. ऐसा लिखने का सभी लोग। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप कैपिटल, जिसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल होगा कितना, जितना स्पेसिफाई किया गया है एक्ट में, as specified under the act, and have two person as its member, and have two person as its members. Private company means a company having minimum paid up capital as specified under the act and have two person as its members. क्या मतलब है? एक ऐसा कंपनी जिसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल होगा जो इस एक्ट में डिफाइन किया गया है, वो मिनिमम पेड अप कैपिटल होगा, और जिसमें दो मेंबर्स होंगे। कम से कम कितने मेंबर्स होंगे? दो मेंबर्स होंगे। तो देखिए आपको याद है जब इनिशियल लेक्चर हम किया था वहां पे मैंने आपको बताया था इस एक्ट को लाने का बेसिकली दो पर्पस था। पहला टू प्रमोट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड दूसरा टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। डू यू रिमेंबर? कंपनीज एक्ट 2013 को लाने के पीछे ब्रॉडली दो पर्सपेक्टिव था, दो पर्पस था। पहला गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रमोट करना एंड दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करना। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे जो मिनिमम पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो जीरो कर दिया गया है। कितना है वो? जीरो। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि एक प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है इवन विथ जीरो कैपिटल। ठीक है, अ प्राइवेट कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इवन विथ जीरो कैपिटल। ऐसा क्यों? so as to ensure that more and more private companies are being incorporated or will be incorporated to promote entrepreneurship या to ensure कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज इनकॉर्पोरेट हो। इसलिए जो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कितना है? जीरो है। मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना? जीरो। प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए यू नीड जीरो पेड अप कैपिटल। अच्छा सर मतलब बिना कैपिटल के भी प्राइवेट कंपनी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कम से कम कितने लोग हैं? कम से कम कितने लोग हैं? दो लोग हैं। इज इट क्लियर यहाँ तक? ओके तो सर आपने बोला कि मिनिमम दे विल हैव टू मेंबर्स एंड मैक्सिमम लिखने का है सर, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 200। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना था? दो। मैक्सिमम कितना है? 200। 2 and 200। maximum number of members that a private company can have, maximum number of members that a private company can have is 200। ठीक है, अब जहाँ पे 200 लिखा है ना तुम लोगों ने, उसके पास में एक ब्रैकेट लगाओ। जहाँ पे 200 लिखा है वहाँ पे एक ब्रैकेट लगाओ और लिखो while calculating, जहाँ पे 200 लिखा है वहाँ पे लिखिए while calculating 200 in terms of number of members, while calculating 200 in terms of number of members, while calculating 200 in terms of number of members, the following person shall be excluded. The following person shall be excluded. पहला है एम्प्लॉइज और एक्स एम्प्लॉइज।
एम्प्लॉइज और एक्स एम्प्लॉइज। जब आप 200 का कैलकुलेशन करोगे तो अगर कोई एम्प्लॉय है जो कंपनी का, अगर कोई एम्प्लॉय है जो कंपनी का मेंबर भी है, सर एम्प्लॉय कंपनी का मेंबर कैसे बन सकता है? बन सकता है बेटा। एम्प्लॉय अगर कंपनी के शेयर्स खरीदे, ठीक है, अगर एम्प्लॉय कंपनी के शेयर्स परचेज करे, ही कैन ऑल्सो बी अ मेंबर। तो अगर कंपनी का कोई एम्प्लॉय शेयर्स खरीद के मेंबर बनता है तो ऑल्दो उसको मेंबर तो माना जा रहा है, उसको मेंबर तो माना जा रहा है, लेकिन उसको ये 200 की काउंटिंग में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? सर ने क्या बोला, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना? 2, मैक्सिमम कितना? 200। लेकिन 200 गिनते समय, 200 गिनते समय क्या, 200 गिनते समय किसको हटाऊंगा मैं? एम्प्लॉइज को हटाऊंगा। ऐसा कोई एम्प्लॉय जो कंपनी का मेंबर भी है, मान लो कि मैं एक कंपनी में मेंबर हूं, ए प्राइवेट लिमिटेड, और मैंने उस कंपनी के 10 शेयर्स भी खरीदे, मैं एम्प्लॉय हूं किसमें? ए प्राइवेट लिमिटेड में, और मैंने उस कंपनी के 10 शेयर्स भी खरीद रखे, तो उस कंपनी में मेरा स्टेटस क्या है? मैं उस कंपनी का मेंबर भी हूं, प्लस मैं उस कंपनी का एम्प्लॉय भी हूं। तो जब 200 की काउंटिंग की जाएगी ना, तो मेरे जैसे लोगों को क्या कर दिया जाएगा? एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर? मेरे जैसे लोगों को क्या किया जाएगा? एक्सक्लूड किया जाएगा। बोला एम्प्लॉयज को भी एक्सक्लूड करना है और एक्स एम्प्लॉयज को भी एक्सक्लूड करना है। मतलब एक्स एम्प्लॉयज मतलब एम्प्लॉयज who have who has purchased the shares in the past, है ना, who have purchased the shares in past and now has left the company, and now has left the company। जिन्होंने पास्ट में शेयर परचेज किए थे और अभी उन्होंने कंपनी छोड़ दिया। कंपनी छोड़ दिया मतलब कंपनी के एक्स एम्प्लॉइज हैं, है ना, कंपनी के एक्स एम्प्लॉइज हैं, लेकिन अभी वो शेयर्स होल्ड कर रहे हैं। शेयर्स होल्ड कर रहे हैं मतलब अभी वो मेंबर तो हैं, लेकिन अभी एम्प्लॉय नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अभी कंपनी के मेंबर तो हैं लेकिन एम्प्लॉय नहीं है। तो ऐसे मेंबर्स को भी मैं कंसिडर, बोलो, ऐसे मेंबर को भी मैं कंसिडर नहीं करूंगा इसमें, while calculating 200 members। इज इट क्लियर? चलिए इसके आगे एक और पॉइंट है। बोला जो जॉइंट शेयर होल्डर है, जॉइंट शेयर होल्डर समझते हो? जॉइंट शेयर होल्डर का मतलब कि दो या दो से अधिक लोगों ने मिल करके एक शेयर खरीदा, ठीक है, दो या दो से अधिक लोगों ने मिल करके एक शेयर खरीदा। मान लो कि भाई इस क्लास के सभी बच्चों ने मिल करके एमआरएफ का एक शेयर खरीदा, बहुत महंगा शेयर है, ठीक है, सबने अपना पॉकेट मनी इकट्ठा किया, ठीक है, और सबने अपना पॉकेट मनी कलेक्ट करके एमआरएफ का एक शेयर खरीदा। सबने अपना पॉकेट मनी कलेक्ट करके सबने अपना पॉकेट मनी कलेक्ट करके एमआरएफ का एक शेयर खरीदा। तो तुम सब उस शेयर पे क्या हो? जॉइंट शेयर होल्डर, ठीक है। तो सबने मिलकर के खरीदा ना, बोला अगर जॉइंट शेयर होल्डर है ना तो उसको एक ही माना जाएगा। मान लो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला करके इस पर्टिकुलर क्लास में 25 बच्चे, कितने? 25 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स ने मिलकर के, लेट से एमआरएफ का शेयर है अभी 80,000 रुपए का, ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, इससे कम पे ट्रेड हो रहा है शायद अभी, हाँ, 1 लाख पे, 1 लाख पे पहुंच गए। अच्छा, अच्छा, तो मैंने तो जब लास्ट छोड़ा था तब तो 80,000 पे था। हाँ तो देखो 80,000 पे है, 25 बच्चों ने मिलकर के 80,000 रुपीज कलेक्ट किए और एमआरएफ का शेयर खरीदा। वो 25 के 25 बच्चे कौन है? कौन है बोलो? सर क्या 25 बच्चे मिलकर के या 25 इन्वेस्टर मिलकर के एक शेयर खरीद सकते? खरीद सकते। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन द कंपनीज एक्ट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन द कंपनीज एक्ट कि मैक्सिमम कितने जॉइंट शेयर होल्डर्स हो सकते। मेरी बात समझ में आ रही है?
तो यहाँ पे 200 जब मैं काउंट करूंगा ना, तो इसको मैं 25 नहीं मानूंगा, इसको मैं क्या मानूंगा, 1 ही मानूंगा। ठीक है, जब मैं 200 कैलकुलेट करूंगा, तो आई विल नॉट कंसिडर देम एज 25 मेंबर्स, आई विल नॉट कंसिडर देम एज 25 मेंबर्स। मैं इनको कितना मान के चलूंगा, एक ही मान के चलूंगा। इज इट क्लियर? तो ये है जॉइंट शेयर होल्डर्स का कंसेप्ट, ये है जॉइंट शेयर होल्डर्स का कंसेप्ट। तो क्या बोला सर, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज 200। लेकिन 200 का काउंटिंग करते समय किस किस को एक्सक्लूड करूं, एम्प्लॉइज, एक्स एम्प्लॉइज एंड जॉइंट शेयर होल्डर्स, है ना, एम्प्लॉइज, एक्स एम्प्लॉइज एंड जॉइंट शेयर होल्डर्स। तो देखा, एक कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ स्क्रीन पे देखेगा, अगर लिखोगे ना तो मैंने हाथ काट दूंगा तुम्हारा, ठीक, ठाकुर और ठाकुराइन बना दूंगा। XYZ प्राइवेट लिमिटेड, तो इस कंपनी में देखो ऐसा है शेयर होल्डिंग, 185 मेंबर्स है, 185 मेंबर्स हैं, और 16 मेंबर्स ऐसे हैं who are currently in employment of company। भाई ये तो बिल्कुल अलग है, ये कैटेगरी अलग है, ये कैटेगरी अलग है, ठीक है। 18 ऐसे मेंबर्स हैं who were the ex employees of the company, who were the ex employees of the company, ठीक है। एंड 18 ना जॉइंट शेयर होल्डर्स है। अभी जॉइंट शेयर होल्डर्स मालूम है कैसे हैं, 2 शेयर होल्डर पर शेयर, 2 शेयर होल्डर पर शेयर। So this is the pattern. Total 185 members जो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है किसी भी प्रकार से। 16 मेंबर्स ऐसे हैं जो एम्प्लॉयमेंट में है कंपनी के, 18 मेंबर्स ऐसे हैं जो एक्स एम्प्लॉयज है कंपनी के, सॉरी हाँ 18 मेंबर्स ऐसे हैं जो एक्स एम्प्लॉयज है, और 18 मेंबर्स ऐसे हैं जो जॉइंट शेयर होल्डर्स है। तो सवाल उठा यहाँ पे, क्या इस कंपनी ने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स के लिमिट को एक्सीड किया है, whether it has exceeded, या whether this company has made any contravention। contravention मतलब समझते हो, contravention का मतलब समझते हो, डिफॉल्ट किसका, प्रोविजंस का, ठीक है, डिफॉल्ट किसका, प्रोविजंस का। तो जब भी मैं वर्ड बोलूंगा ना कॉन्ट्रावेंशन, इसका मतलब डिफॉल्ट। जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा कंप्लाइंसेस, कंप्लाइंसेस का मतलब क्या रहेगा, टू फॉलो द प्रोविजन, प्रोविजंस को फॉलो करना कंप्लाइंसेस, प्रोविजंस को फॉलो नहीं करना कॉन्ट्रावेंशन। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे इस कंपनी ने कॉन्ट्रावेंशन किया प्रोविजंस का, यस और नो? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स दैट द कंपनी हैव। कॉन्ट्रावेंशन है, टोटल कितने, तो कॉन्ट्रावेंशन है या नहीं है? टोटल 237 मेंबर्स हैं, कॉन्ट्रावेंशन है या नहीं है? यस रोशन, whether there is any contravention made by XYZ प्राइवेट लिमिटेड। अरे यार मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि 200 कैलकुलेट करते समय किस किस को हटाना है, एम्प्लॉयज को हटाना है, एक्स एम्प्लॉयज को हटाना है, और जॉइंट शेयर होल्डर्स कितना, यहाँ पे जॉइंट शेयर होल्डर्स कितना है, 9। तो जब मैं 200 का कैलकुलेशन करूंगा तो उसके हिसाब से कंपनी में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, यहाँ पे 194 मेंबर्स हैं। बात जा रही है खोपड़ी में, खोपड़ी में बात जा रही है, वेरी गुड। तो लिखोगे देयर इज, बोलो देयर इज नो कॉन्ट्रावेंशन,
of the provisions of act. कॉपी करो एग्जाम्पल, जल्दी से कॉपी करिए. There is no contravention of the provisions of the act. जल्दी जल्दी. There is no contravention of the provisions of the act. चलो आगे, हटा दू. ओके, तो तीन चीजें पता चली कि सर प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल रहेगा मिनिमम कितना, 0. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में होंगे कितने, 2. मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे कितने, 200. 200 काउंट करते समय किसको हटा दूंगा सर, एक्स एम्प्लॉइज को, और अगर ज्वाइंट शेयर होल्डर्स है तो उसको मैं एक ही कंसिडर करूंगा. यस और नो, यस सर. आगे लिखिए. A private company cannot accept funds from the general public. Private company cannot accept funds from the general public, either by way of issuing securities or by inviting deposits or in any other manner. एक प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक से फंड्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती किसी भी तरीके से, फिर चाहे वो सिक्योरिटी इशू करके हो, चाहे वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करके हो, या कोई भी और तरीका. बोला पब्लिक से पैसा ले ही नहीं सकते. एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा ले ही नहीं सकती. इज इट क्लियर? किसी भी नाम से या किसी भी स्कीम के तहत प्राइवेट कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट फंड्स फ्रॉम पब्लिक. हाँ, अडानी अंबानी भी कंपनीज है, सब पब्लिक कंपनीज है. ठीक है. क्या बेटा, सब डन. डन विद दिस. ओके, आगे आ जाओ. कैन impose reasonable restrictions on the transferability of shares. ये पढ़े थे अपन पहले भी कि प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है शेयर ट्रांसफर पे, है ना. एक प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है किसके ऊपर, शेयर ट्रांसफर पे. डन.
प्राइवेट कंपनी कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. प्राइवेट कंपनी कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ. नेक्स्ट राइट डाउन. अच्छा एक चीज समझना, अभी ऊपर वाले पॉइंट में तुमने लिखा कि प्राइवेट कंपनी जो है जनरल पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती. तो जब जनरल पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती, इसका मतलब कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो इन्वॉल्व नहीं है ना. जब लोगों का पैसा ही नहीं लगा उस कंपनी के अंदर, तो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा? यस और नो? नहीं. तो जो कंप्लाइंसेस का जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगा एज कंपेयर टू अ पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी में कंप्लाइंसेस ज्यादा क्यों है? एक पब्लिक कंपनी में ज्यादा कंप्लाइंसेस क्यों है? क्योंकि वहां पे पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व. ठीक है, पब्लिक कंपनी में कंप्लाइंसेस ज्यादा क्यों रहेंगे? बिकॉज पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व. पब्लिक का पैसा लगा हुआ है कंपनी के अंदर. पब्लिक का पैसा लगा हुआ है कंपनी के अंदर. हाउएवर देयर इज नो सच थिंग इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी. तो प्राइवेट कंपनी के लिए कंप्लाइंसेस कम होंगे. लिखोगे प्राइवेट कंपनी is required to carry out lesser number of compliances in comparison to a public company. Private company is required to carry out lesser number of compliances in comparison to a public company. प्राइवेट कंपनी को कम कंप्लाइंसेस कैरी आउट करने. किसके कंपैरिजन में बेटा? पब्लिक कंपनी के कंपैरिजन में. दे हैव टू कैरी आउट लेसर नंबर ऑफ कंप्लाइंसेस. डन सभी लोग? ठीक है. आगे हमेशा ध्यान रखना है, प्राइवेट कंपनी shall have minimum of 2 directors and maximum of 15 डायरेक्टर्स. कम से कम 2 डायरेक्टर्स होंगे और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 15 ऑन देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं. ठीक है. अब इसके नीचे ना एक नोट लगाना, नोट लगा के लिखना हाउएवर number of directors can be extended beyond 15. However, number of directors can be extended beyond 15. आप तो लिखते रहिए beyond 15 by way of passing a special resolution. Beyond 15 by way of passing a special resolution. तो क्या प्रोविजन बन के आता है कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर्स है भाई? मिनिमम कितने डायरेक्टर्स है? 2 डायरेक्टर्स है. और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स है? 15 है. हाउएवर ये जो नंबर्स है वो 15 के बियॉन्ड जा सकता है बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन. बाय वे ऑफ पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन. डन. एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स हैं, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं. लेकिन कंपनी चाहे तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 से ज्यादा भी बढ़ा सकती है. क्या करके? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके. इज इट क्लियर? अब सर ये स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है? तो देखो यहाँ पे एरो लगाओ और यहाँ पे लिखना
टू बी डिस्कस्ड लेटर ऑन, बताऊंगा, एक अलग से क्लास लूंगा इन सब मिसलेनियस चीजों के ऊपर। अभी क्या है, फाउंडेशन लेवल पे है ना, तो स्टार्टिंग में कंपनी लॉ पढ़ने में कुछ टर्म्स में दिक्कत आएगा, बट जब मैं खत्म करूंगा मैं एक मिसलेनियस क्लासेस लूंगा जिसमें सारे जो टर्म्स यूज में आ रहे हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इज इट क्लियर सबको? ओके, अभी के लिए बस इतना लिख लो, अभी के लिए इतना याद कर लो कि कम से कम 2 डायरेक्टर्स, मैक्सिमम 15, और अगर कंपनी चाहे तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को 15 से भी बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ा सकती है? कैसे बढ़ा सकती है? बाय वे ऑफ पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है, चलो आगे, आगे देखिए, देखना, अ प्राइवेट कंपनी shall use PVT Limited. A private company shall use PVT Limited behind its name. वो अपने नाम के बाद क्या यूज में लेगी? उसके नाम के बाद क्या यूज में आएगा? पीवीटी लिमिटेड। पीवीटी लिमिटेड का मतलब यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड। पीवीटी लिमिटेड का मतलब यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है सर, तो ये सारी बातें हैं प्राइवेट कंपनी को लेकर के। क्या क्या चीजें पता चली? तो प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसा कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट है 0, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है 200। 200 के काउंटिंग में एम्प्लॉइज, एक्स एम्प्लॉइज को हटा दिया, जॉइंट शेयर होल्डर को 1 मान लिया, और क्या प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है किसके ऊपर? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स के ऊपर। देन प्राइवेट कंपनी फंड्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता किससे? तो अगर प्राइवेट कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी तो it can accept the funds only from its members. Private company can accept funds only from its members. Then और भी कुछ किए थे? ले सकती है ना, जनरल पब्लिक से नहीं ले सकती पैसा, ठीक है, बैंक से तो लोन ले ही सकती है ना। ओके, और इनके ऊपर जो कंप्लाइंसेस हैं वो कम है किसके कंपैरिजन में? पब्लिक कंपनी के कंपैरिजन में। कंप्लाइंसेस क्यों कम है सर? पब्लिक कंपनी के कंपैरिजन में कंप्लाइंसेस क्यों कम है? क्योंकि पब्लिक कंपनी में जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। व्हाट एल्स? मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स। 15 डायरेक्टर्स से भी आगे जा सकते हैं, कैसे? बाय वे ऑफ पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है, प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के बाहर, नाम के पीछे क्या लगाना पड़ेगा? पीवीटी लिमिटेड। चलो अब आ जाओगे पब्लिक कंपनी पे। ठीक है, नाउ कम टू पब्लिक कंपनी। देखिए, पब्लिक कंपनी के लिए बोला जाता है, सुनना ध्यान से, सारे बच्चे पहले ध्यान से सुनेंगे, फिर मैं तुम्हें समय दूंगा, लिखेंगे खुद से। ठीक है, देखिए, पब्लिक कंपनी का मतलब है ऐसा कंपनी जो प्राइवेट नहीं है। मतलब सर जो प्राइवेट कंपनी नहीं हो क्या होगा? जो प्राइवेट कंपनी नहीं हो क्या होगा? पब्लिक कंपनी होगा। जो प्राइवेट कंपनी नहीं वो पब्लिक कंपनी। ठीक है, पब्लिक कंपनी में भी जो मिनिमम पेड अप रिक्वायरमेंट है वो है 0। मतलब वन कैन स्टार्ट अ पब्लिक कंपनी इवन विथ 0 कैपिटल। ऐसा क्यों? टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी इज 7। प्राइवेट में कितना था? 2। पब्लिक में कितना है? 7। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट में कितना था? 200। पब्लिक में है इनफाइनाइट। अ पब्लिक कंपनी कैन हैव एनी नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, देन पब्लिक कंपनी में शेयर्स आर freely transferable. Then public company can also accept funds from the general public by way of issuing securities or by way of inviting deposits. Securities issue करके, deposit invite करके public से पैसा ले सकते हैं। कौन? पब्लिक कंपनी। ठीक है, देन तो जब मैंने बोला कि भाई पब्लिक से पैसा ले सकते हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, और जब पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन? कंप्लाइंसेस बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएगा बेटा? कंप्लाइंसेस बढ़ जाएंगे। फिर
minimum number of directors in a public company is 3. Minimum number of directors in a public company is 3 and maximum number of directors in a public company is 15. So प्राइवेट में भी 15 थे, हाँ बेटा प्राइवेट में भी 15 थे, पब्लिक में भी 15 है. हाउएवर 15 से बढ़ाया जा सकता है, 15 से बढ़ाया जा सकता है बाय वे ऑफ पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन. 15 से बढ़ाया जा सकता है बाय वे ऑफ पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन. इज इट क्लियर? और यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है? प्राइवेट लिमिटेड. वहां पे उनके नाम के पीछे लिखेगा लिमिटेड. ठीक है, तो ऐसे लिखना स्टार्ट करोगे. समझ में आया? ओके, राइट डाउन. Public company means a company which is not a private company. Public company means a company which is not a private company. It means a company which is not a private company. ठीक है, लिखा? It means a company which is not a private company. ओके, नेक्स्ट लिखिए. it shall have a minimum of 7 members. ठीक है, एंड मैक्सिमम ऑफ. अब जो मैक्सिमम ऑफ लिखा है वहां पर ना n नंबर ऑफ मेंबर्स. n मतलब कहीं तक भी जा सकता है, इनफाइनाइट है ना. मैक्सिमम ऑफ n नंबर ऑफ मेंबर्स. n नंबर ऑफ मेंबर्स का मतलब कहीं तक भी जा सकता है. इज इट क्लियर? कहीं तक भी जा सकता है. डन. नेक्स्ट, ये हो गया मिनिमम मैक्सिमम. इसके बाद लिखो पब्लिक कंपनी shall have minimum of 3 directors. Public company shall have minimum of 3 directors and maximum of 15 directors. And maximum of 15 directors. अब जहां पे लिखा है ना मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर्स, उसके नीचे नोट लगाना, उसके नीचे नोट लगाना. however the maximum number of directors however the maximum number of directors can be extended beyond 15. However, the maximum number of directors can be extended beyond 15 by way of passing a special resolution. ठीक है, आ रही बात समझ में? ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Shares in a public company are freely transferable. Shares in a public company are freely transferable from one person to another person. Shares in a public company are freely transferable from one person to another person. ठीक है, लिखा ये. आगे पब्लिक कंपनी ये लिख लिया. कैन एक्सेप्ट फंड्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक. हाँ, ये लिखिए. इट कैन एक्सेप्ट फंड्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक. It can accept funds from the general public. Either by way of issuing securities, or
either by way of issuing securities, either by way of issuing securities or inviting deposits, inviting deposits from the general public, from the general public, or in any other manner, or in any other manner as the case may be, or in any other manner as the case may be. ठीक है, or in any other manner as the case may be. डन सभी लोग? और इन एनी अदर मैनर एज द केस मे बी. फिर एक और चीज लिख लेना, पब्लिक कंपनी शैल यूज द वर्ड लिमिटेड, public company shall use the word limited behind its name. Behind its name. ठीक है. अब जहां पे तुमने लिखा ना पब्लिक कंपनी, जहां पे खत्म हुआ वहां पे ना तुम एक नोट लिख लो. एक तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर मैंने ना प्राइवेट कंपनी बनाई और अब मैं चाहता हूं उसको पब्लिक में कन्वर्ट करना, तो क्या कन्वर्जन हो सकता है प्राइवेट का पब्लिक में? यस सर, क्या पब्लिक का प्राइवेट में कन्वर्जन हो सकता है? तो ये नोट लगा करके लिखो, प्राइवेट कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी हो सकता है, प्राइवेट पब्लिक में भी कन्वर्ट हो सकता है एंड पब्लिक प्राइवेट में भी कन्वर्ट हो सकता है. राइट डाउन. अ प्राइवेट कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी, a private company can be converted into public company and vice versa. मतलब either way it is possible. ठीक है, either way it is possible. Done. Everyone. चलो आगे. Next. तो प्राइवेट कंपनी हो गया, पब्लिक कंपनी हो गया. अब जो नेक्स्ट है ना, एक बार हेडिंग लगाओ, 1% कंपनी. वन पर्सन कंपनी. ठीक है. अब समझना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बेसिकली कोई भी कंपनी या तो प्राइवेट होगा या पब्लिक, आया ना. तो ये जो ओपीसी है ना, ओपीसी इट इज ऑल्सो वन ऑफ अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी ओनली, एज द नेम सजेस्ट 1% कंपनी. अभी प्राइवेट कंपनी तुम लोग पढ़ के, प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने लोग चाहिए थे? दो. ओपीसी बनाने के लिए एज द नेम सजेस्ट दिस कंपनी विल कंसिस्ट ऑफ ओनली 1% एज इट्स मेंबर. तो देखो कैसे पढ़ेंगे इसको, समझना. बोला गया कि भाई ओपीसी इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी. ओपीसी भी एक प्रकार का प्राइवेट कंपनी है. ओपीसी इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ, ओपीसी इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी. तो जब मैंने बोला कि ओपीसी इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी, इट मींस द प्रोविजंस व्हिच आर एप्लीकेबल ऑन प्राइवेट कंपनी शैल आल्सो बी एप्लीकेबल ऑन ओपीसी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड. अभी जो लाइन मैंने यूज किया अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, इसका मतलब है जब तक कुछ और ना कहा जाए. जब तक कुछ और ना कहा जाए, प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होने वाले सभी प्रोविजंस इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे, ओपीसी के ऊपर एप्लीकेबल होंगे. इज इट क्लियर? तो पहले तो तुम इतना लिखो, लिखो ओपीसी इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ, OPC is one of a kind of, OPC is one of a kind of private company. Thus the provisions which are applicable, thus the provisions which are applicable
on a private company shall also be applicable on OPC unless otherwise stated. क्या मतलब निकलता है इस लाइन का कि ओपीसी भी एक प्रकार का प्राइवेट कंपनी है, इसलिए प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल होने वाले सभी प्रोविजंस ओपीसी पर भी होंगे जब तक कि कुछ और ना कहा जाए। अब तुम समझना ओपीसी कंसेप्ट आया क्यों। तो ये जो कंसेप्ट है ओपीसी, ये उस जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है ना, वहाँ पे ये कंसेप्ट को 70s के ज़माने में ही लाया गया था और वहाँ पे कंसेप्ट बहुत सक्सेसफुल था। इसकी सक्सेस को देखते हुए मिडिल ईस्ट कंट्रीज में इसके सक्सेस को देखते हुए कंपनीज एक्ट 2013 जब बन रहा था ना, तो उस टाइम पे जो मिनिस्ट्री है, दे हैव गिवन अ गुड थॉट, दे हैव टू इनकॉर्पोरेट दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इन द कंपनीज एक्ट 2013। ओपीसी करके कोई कंसेप्ट वाज नॉट देयर इन द कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट 1956 में ओपीसी का कंसेप्ट कवर्ड नहीं था, है ना। तो इंडिया में दिस कंसेप्ट वाज बीइंग इंट्रोड्यूस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अंडर कंपनीज एक्ट 2013, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो देखो एज द नेम सजेस्ट वन पर्सन कंपनी मतलब कि बंदा। अब होता है क्या, तुम समझो इस कंसेप्ट को लाने के पीछे जो मेन मोटिव है ना, वो है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को एक अपॉर्चुनिटी देना टू गेट मोर रिकॉग्निशन, बिजनेस रिकॉग्निशन। मैं तुमको एक चीज समझता हूँ। तो देखो आज ये क्लासेस है ना, लेट्स से आई रन दिस क्लासेस, आई एम द ओनर ऑफ दिस क्लासेस, और मैं चाहता हूँ फॉरेन में किसी सेंटर को स्टार्ट करना। मतलब फॉरेन में एक बंदा है, उसके साथ मिलकर के मैं फॉरेन में ये क्लासेस का एक ब्रांच खोलना चाहता हूँ। क्या वो मेरे साथ एग्री करेगा? क्या मेरे साथ एग्री करेगा ब्रांच खोलने के लिए? पॉसिबिलिटी कम है। क्यों? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है ना सर, देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। वो बोलेगा कि कल को आपने फ्रॉड कर दिया, तो कल को आपने चीट कर दिया, तो मैं आपको कहाँ ढूंढता फिरूंगा इंडिया में? मेरी बात समझ में आ रही? मेरी बात समझ में आ रही है? मैं बैंक में लोन लेने के लिए गया, बैंक वाले ने पूछा कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। मैं बोलता हूँ कि आई रन एन इंस्टीट्यूट, आई रन एन इंस्टीट्यूट। तो बोलता है रजिस्ट्रेशन है, मैं बोलता हूँ नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। तो बोलता है कि कितना पैसा कमाते हो, मैं बोलता हूँ कि फिक्स नहीं है। अच्छा अकाउंट मेंटेन किया, हाँ किया है, लेकिन प्रॉपर नहीं है। बैंक वाला लोन देगा? अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम या व्हाट इज योर इनकम, कोई मुझसे अगर पूछता है कि मेरा मंथली इनकम कितना, तो व्हाट शुड बी माय आंसर? my monthly income is not fixed और my annual income is not fixed. yes or no? तो मुझे लगता it is totally dependent on the number of students that I am teaching. भाई किसी साल में नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़े तो इनकम बढ़ा, किसी साल में नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो गए तो इनकम कम हो गया, तो देयर इज नो स्टेबिलिटी इन माय इनकम। तो बैंक वाले को लगता है कि यार हो सकता है कि भाई आज तो इसके बाद बच्चे आ रहे हैं, कल को नहीं आए तो, कल को नहीं आए तो। अब तुम दूसरा सिनेरियो सोचो कि मैं गया इस एज अ कंपनी, बैंक के पास गया एज अ कंपनी, जहाँ पे मेरे प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है, जहाँ पे मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स है, ठीक है, प्रॉपर फ्यूचर का प्लानिंग है और ज्यादा लीगल रिकॉग्निशन है। मेरा लीगल रिकॉग्निशन बढ़ गया ना, आया ना भाई। एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को से ज्यादा, एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से ज्यादा लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा किसको? एक कंपनी को। हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर।
तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को एक फेयर अपॉर्चुनिटी देता है ये कंसेप्ट। जो सोल प्रोप्राइटर्स है उनको एक फेयर अपॉर्चुनिटी देता है दैट दे कैन एक्सपैंड देयर बिजनेस, they can expand their business altogether at a different level, or even they can take their business across the border, even they can take their business across the border। बात समझ में आ रही है क्या? कंसेप्ट ऑफ ओपीसी। तो ओपीसी में सुनना, बहुत आज मैं सारे आउटलाइंस बता देता हूँ, लिखवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ध्यान देना। ओपीसी में देयर विल बी ओनली वन पर्सन एज इट्स मेंबर। ओपीसी में देयर विल बी, बिल्कुल ध्यान से सुनना सभी लोगों को, ठीक है? ओपीसी में देयर विल बी ओनली वन पर्सन एज इट्स, एक ही पर्सन है कंपनी का मेंबर। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर भी कितना? वन। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर भी कितना? वन। फिर तुम्हारे दिमाग में आना कि सर एक ही मेंबर है और अगर उस मेंबर को कुछ हो गया तो हु विल टेक केयर ऑफ द कंपनी? तो यहाँ बोला गया कि एक मेंबर है ना, तो ओपीसी को अलॉन्ग विद दैट मेंबर एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। मान लो कि मैंने ओपीसी बनाया, कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो कंपनी का क्या होगा? तो जब मैंने ओपीसी बनाया ना, तो मेरे ऊपर रिक्वायरमेंट है कि मैं एक नॉमिनी भी अपॉइंट करूं। मेरे ऊपर क्या रिक्वायरमेंट है? मैं एक नॉमिनी अपॉइंट करूं। उस नॉमिनी का क्या काम है तुम समझना। कल को अगर मैं नहीं रहा तो मेरी जगह पे आ जाएगा कौन? नॉमिनी। और जब नॉमिनी मेरी जगह पे आएगा तो नॉमिनी के पास दो ऑप्शंस होंगे। नॉमिनी विल हैव टू ऑप्शंस, या तो बिजनेस कंटिन्यू करे, क्योंकि नॉमिनी क्या बन गया अभी? मेंबर बन गया ना। ही विल हैव टू ऑप्शंस, आइदर ही कैन कंटिन्यू विद द बिजनेस और ही कैन वाइंड अप द बिजनेस। अगर उसने डिसाइड किया बिजनेस कंटिन्यू करने का, तो अगर नॉमिनी मेंबर बन गया एंड मेंबर हैव डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द बिजनेस, तो नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा ना। अगर बिजनेस कंटिन्यू करने का डिसाइड किया तो न्यू नॉमिनी विल बी अपॉइंटेड। लेकिन अगर डिसाइड किया कि नहीं नहीं वाइंड अप करो, तो यू कैन वाइंड अप द बिजनेस एंड मेक एन एग्जिट फ्रॉम द कंपनी। इज इट क्लियर? तो ओपीसी में एक मेंबर होगा, एक नॉमिनी होगा, ठीक है? फिर OPC can be incorporated only by a person who is a citizen of India. OPC can be incorporated only by a person who is a citizen of India. Plus जो नॉमिनी होता है ना, नॉमिनी भी सिटीजन ऑफ इंडिया ही होना चाहिए। वो सिटीजन ऑफ इंडिया भी होना चाहिए और रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होना चाहिए। He must be a person who is a citizen of India as well as resident of India. Resident of India का मतलब है जो ऑर्डिनरली इंडिया में रह रहा है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन इंडिया में रहा है। क्योंकि अगर तुम समझो ना, मैं यहाँ पे और मैंने नॉमिनी जिसको अपॉइंट किया ना वो यूएस में बैठा है, किस काम का नॉमिनी हो? यस और नो? यस सर। तो मेंबर कौन? ओनली अ पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, फिर चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। लेकिन नॉमिनी कौन? ओनली अ पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड रेसिडेंट इन इंडिया। फिर एक और चीज है, एक व्यक्ति एक से ज्यादा ओपीसी नहीं बना सकता। अगर मैं चाहूं तो कितने भी प्राइवेट कंपनीज बना दूं, मैं चाहूं तो कितने भी पब्लिक कंपनी बनाऊं, लेकिन मैं चाह के भी एक से ज्यादा ओपीसी नहीं बना सकता। A person cannot be a member of more than one OPC. A person cannot be a member of more than one OPC. ठीक है? Similarly, a nominee या a person cannot act as a nominee in more than one OPC. जैसे एक से ज्यादा कंपनी में कोई मेंबर नहीं हो सकता ना, वैसे ही एक से ज्यादा कंपनी में कोई नॉमिनी भी नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? एक से ज्यादा ओपीसी में कोई नॉमिनी भी नहीं हो सकता। तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है सर कि मैं एक कंपनी में तो मेंबर हूं और दूसरी कंपनी में नॉमिनी हूं? ये हो सकता है। रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है भाई? किसी एक से ज्यादा कंपनी में मेंबर नहीं हो सकते या एक से ज्यादा कंपनी में नॉमिनी नहीं हो सकते। यहां तक की सारी बातें क्लियर है। उसके बाद ओपीसी जब चाहे तब, बोलो ऐसा, ओपीसी जब चाहे तब खुद को कन्वर्ट कर सकता है, या तो प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में। बट बोलो बट ओपीसी कभी भी खुद को कन्वर्ट नहीं कर सकता सेक्शन 8 कंपनी में, है ना? इट कैन बी कन्वर्टेड आइदर इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, बट इट कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी। प्लस ओपीसी कभी भी इनकॉर्पोरेट होगा ना, इट कैन नेवर बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर एनी इंटेंशन लाइक सोशल वेलफेयर।
हमेशा इसका इंटेंशन क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन होना चाहिए। एंड ओपीसी कैन नॉट कैरी आउट द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू एनबीएफसीज। एनबीएफसी जो काम करते हैं वो काम नहीं किया जा सकता ओपीसी बना के। इज इट क्लियर? ये था ओवरव्यू। क्या क्या बोला मैं, चलो फिर से। ओबीसी एक प्रकार का क्या है, प्राइवेट कंपनी। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 1। अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है 1 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर है 15। और वो 15 से भी अगर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। मुझे लगता है ये पॉइंट गलत है। अभी कैसे गलत है, एक चैप्टर पर तुमको पढ़ाऊंगा, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, वहां पे रिलेट करूंगा इस पॉइंट को, तब बताऊंगा कि ये कैसे गलत है। पर अभी यही प्रोविजन है, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 1, मैक्सिमम 15, 15 से ज्यादा बढ़ा सकते बाय वे ऑफ पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ओबीसी कौन इनकॉर्पोरेट करेगा, ओनली अ पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, फिर चाहे वो रेसिडेंट हो या ना हो। फिर हर ओबीसी को क्या अपॉइंट करना पड़ेगा, नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। तो जो नॉमिनी है वो कौन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया प्लस रेजिडेंट ऑफ इंडिया। फिर ओबीसी कभी भी कन्वर्ट हो सकता है किसमें, प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में। फिर ओबीसी कभी भी बिजनेस एक्टिविटीज कैरी आउट नहीं करेगा, किससे रिलेटेड, एनबीएफसी से। हमेशा उसका जो पर्पस होना चाहिए, और यह सोशल वेलफेयर नहीं करेगा, हमेशा पर्पस क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग। ओबीसी कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता किसमें, सेक्शन 8 कंपनी में। सर आपने बोला कि ओबीसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, क्या एक प्राइवेट कंपनी ओबीसी में कन्वर्ट हो सकता है? आंसर इज यस, आंसर इज यस। एक पब्लिक कंपनी, तो अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो हो सकता है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो नहीं हो सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो क्या जो मैंने आपको बोला आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक नोटिंग करके आइएगा। अगर समझो कि लिखने बैठे हो और नहीं याद आ रहा है तो ये लेक्चर को आप पीछे लेके जाइए, मैं जो भी पॉइंट्स बोला वो अपने नोटबुक के अंदर लिख लीजिएगा। तो हम लोगों ने प्राइवेट कंपनी किया, पब्लिक कंपनी किया, 1 पर्सन कंपनी किया। 1 पर्सन इज कंपनी, 1 पर्सन कंपनी इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ, 1 पर्सन कंपनी इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी ओनली। इज इट क्लियर? अच्छा, कोई डाउट है अभी तक? एनी डाउट टू एनीवन? नहीं देखो, प्राइवेट कंपनी वाले सारे प्रोविजंस ओपीसी पे लग रहे हैं, पर उसके आगे एक और चीज लिखा है तुमने, जब तक कुछ और ना कहा जाए। और कुछ और बोल रहे तो जो बोल रहे हैं वो एप्लीकेबल होगा। इज इट क्लियर? ओके, ऑनलाइन में जो भी बच्चे हैं, कोई भी डाउट, ऑनलाइन वाले बच्चे, एनी डाउट, एनीवन? इन केस अगर आप ये लेक्चर करके डाउट फेस करते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, या जो आपका फाउंडेशन का ग्रुप है आप उस ग्रुप में भी अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं, इन केस अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, चलिए। सो विद दिस वी आर वाइंडिंग अप दिस क्लास। टुमारो इज संडे, बट स्टिल वी विल बी हैविंग आवर क्लास। ठीक है, देयर विल बी अ क्लास ऑन टुमारो आल्सो। जो टाइम शेड्यूल है वो आपको कल आज इवनिंग तक बता दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच।